हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीडीपी की इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ये इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो हर एक सेट में हम 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 140 सॉल्व कर लिया है और आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 141 से क्वेश्चन नंबर 160 तक के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए इस सीरीज़ में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। एंड यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर आप बोल सकते हो कि रिपीटेड पीवाईक्यू की ये सीरीज़ आपको मिलने वाली है, जहाँ से आपको क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन, फीलिंग एंड मूड्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच इंटेलिजेंस। तो पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसके अकॉर्डिंग हम अगर किसी अदर्स की मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को, फीलिंग को और मूड्स को हम समझते हैं तो उसको किस प्रकार की इंटेलिजेंस उसको यहाँ पर कहा जाता है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल या फिर लिंग्विस्टिक। तो ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर म्यूज़िकल और लिंग्विस्टिक की तो कोई बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं है, ना ही किसी लैंग्वेज से रिलेटेड है। दो ऑप्शंस की यहाँ पर 50-50% के चांसेस बन जाते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो सबसे पहले आपको ये दोनों का मतलब पता होना चाहिए और दोनों के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंटरपर्सनल मीन्स होता है यहाँ पर एक्शंस, कम्युनिकेशन ऑकरिंग बिटवीन पीपल। इसका मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत, फीलिंग, मूड्स और इमोशन का ट्रांसफ़र होना, ठीक है। इंटरपर्सनल मीन्स होता है बिटवीन पीपल। इंटरपर्सनल मीन्स यहाँ पर बिटवीन पीपल होता है, मीन्स टू और मोर देन टू पीपल। और इंट्रापर्सनल मीन्स होता है यहाँ पर विद इन सेल्फ। विद इन सेल्फ यहाँ पर अदर पीपल से कोई बातचीत नहीं की जा रही है, कोई डिस्कशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है। अपने आप से, अपने मन के अंदर अपने आप को बातें समझाते हुए या खुद की फीलिंग्स या खुद के बारे में जो भी है, तो इसका सेंस आएगा विद इन सेल्फ का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अदर पीपल के इमोशन, फीलिंग और मूड्स को समझने की बात हो रही है, तो इंटरपर्सनल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू अवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 142। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। असर्शन देखते हैं यहाँ पर क्या है। स्कूल शुड एम्फेसाइज ऑन मोर रिप्रोडक्शन ऑफ मटीरियल्स लर्नड। स्कूल शुड एम्फेसाइज, स्कूल को किस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहिए? मोर रिप्रोडक्शन ऑफ मटीरियल्स लर्न। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट, ये सही नहीं होगा स्कूल करिकुलम के अकॉर्डिंग। रीज़न यहाँ पर है मेमोरी इज़ नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर इंटरप्रिटेटिव। मेमोरी जो है यहाँ पर उसको कंस्ट्रक्टिव भी नहीं कहा जा रहा है और इंटरप्रिटेटिव भी नहीं कहा जा रहा है। तो ये नीदर वर्ड जो है ना, नीदर नॉर, ये यहाँ पर स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देता है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है एक तरह से। तो यहाँ पर हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों यहाँ पर फॉल्स हो जाएंगे। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। अ टीचर शुड डिज़ाइन एंड ट्रांजैक्ट लर्निंग एक्टिविटीज़ विच आर। एक टीचर को लर्निंग को इस तरह से डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, लर्निंग एक्टिविटीज़ को, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए देखते हैं। विच आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, इन सिंक विद स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, अलाइन एंड फॉरेन टू स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट, एम्ड एट मोर, स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लीजिए यहाँ पर,
एम्ड एट मोर रिप्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। A teacher should design and transact learning activities which are in sync with students' interest। यहाँ पर sync का मतलब हो जाएगा मैच करें बच्चों के इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना। sync with students' interest मतलब स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ें क्या करें, मैच करेंगी। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के साथ चीज़ें मैच करेंगी बच्चों के इंटरेस्ट के साथ, उसको सिंक बोलते हैं यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। Now come to question number 144. In order to maximize students' engagement in learning process, a teacher should। लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस में जाते हैं। मिनिमाइज ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, मिनिमाइज इंडिविजुअल चॉइसेस, मैक्सिमाइज ऑथेंटिसिटी ऑफ टास्क मीन्स टास्क की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। टास्क की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टास्क की वैल्यू को हम बढ़ावा दे रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं। उसको हिंदी में बोल सकते हैं कार्य की प्रामाणिकता को बढ़ावा देना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 145। अ जनरल स्ट्रैटेजी दैट माइट लीड टू सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे उसको, निमोनिक्स, फंक्शनल फिक्स्डनेस, रेस्पॉन्स सेट या फिर ह्यूरिस्टिक्स। इसका मतलब समझिए, अ जनरल स्ट्रैटेजी दैट माइट लीड टू सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम गिवन है बच्चों को और उसके सोल्यूशन के लिए एक जनरल स्ट्रैटेजी पूछ रहा है, कैसी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ यहाँ पर लीड करेगी, ठीक है, एज अ जनरल स्ट्रैटेजी टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। ओके, तो निमोनिक्स मीन्स यहाँ पर क्या होता है, निमोनिक्स मीन्स होता है मेमोरी एनहांसिंग टूल, ठीक है। ये एक तरह से आपका निमोनिक्स मतलब क्या होता है, ये मेमोरी एनहांसिंग टूल, मेमोरी एनहांसिंग टूल या फिर टेक्निक भी बोल सकते हैं। फंक्शनल फिक्स्डनेस मीन्स यहाँ पर होगा किसी वर्क को फिक्स करना या कांस्टेंट करना, किसी वर्क को फिक्स्ड करना या फिर कांस्टेंट करना। रेस्पॉन्स सेट का मतलब यहाँ पर होगा अ टेंडेंसी टू रेस्पॉन्ड कंसिस्टेंटली, टू रेस्पॉन्ड कंसिस्टेंटली। और ह्यूरिस्टिक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम या फिर सोल्यूशन ऑफ अ गिवन मेथड। ओके, तो यही है हमारा यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स। एक तरह से ये डेफिनीशन का क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में इसका उल्टा भी पूछ सकता है, ह्यूरिस्टिक्स के बारे में पूछ सकता है कि क्या होता है, और इस तरह के आपको 4 स्टेटमेंट गिवन होंगे। तो एक तरह से ये डेफिनीशन है, आप इसको लर्न कर लीजिए। एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए साथ में और साथ में ही नोट डाउन करते चलिए। अ जनरल स्ट्रैटेजी दैट माइट लीड टू सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक, ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 146। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कैरीड बाय स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कैरीड बाय स्टूडेंट्स represent students' naive theories. Naive means ready to believe or trust. Ready to believe or trust, that's called naive theories. Naive theory. Okay. Option number C is the correct one. और other options में हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। Moving forward to question number 147. Learning is, learning यहाँ पर क्या है या फिर लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात यहाँ पर सही है। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको ये देखना होगा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो नाउ कम टू द ऑप्शंस। लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस। 147 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन एंड seated 2 times repeated PYQ.
ओके, ये वाला जो है ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और ये बहुत ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये। अदर ऑप्शंस हैं, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन गलत हो जाएगा, रेयरली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट गलत हो जाएगा, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये नॉट, रेयरली और ये नॉट, ये हैं आपके कीवर्ड्स, इनको पकड़कर आपको चलना है, ठीक है। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Question number 148 is your assertion reason question. So assertion is a teacher should motivate students to learn for understanding the concept. एक टीचर बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट को समझे, अंडरस्टैंडिंग उसकी बेटर हो, ठीक है। सही बात है, ये एक तरह से क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है और बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही कही जा रही है। रीज़न है इसका, लर्निंग इज मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन इट इज़ मास्टरी ओरिएंटेड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पर सही होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है और बात भी बिल्कुल सही है और ये इसके साथ मैच कर रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन। सो ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 149। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर्स लर्निंग एमंग स्टूडेंट्स। ये 4 फैक्टर आपको गिवन है, चारों में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग में क्या बनता है, हिंडर का काम करता है। हिंडर मीन्स होता है रुकावट या फिर टू ब्रेक, ठीक है ना, ये होता है यहाँ पर हिंडर का मतलब। तो ऐसे 4 स्टेटमेंट हैं, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो लर्निंग में, बच्चों की लर्निंग में बाधा बनता है, रुकावट बनता है। ऑप्शंस आर प्लेफुल इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बाधा नहीं बनती है। हमको क्या पूछा है, हमको हिंडर पूछा है, तो ये तो हिंडर नहीं है। सेल्फ मोटिवेटेड प्रैक्टिस, ये भी आपका हिंडर नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही बात है, लर्निंग को ये चीज़ें बढ़ावा देती हैं। प्लेफुल इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट और यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लर्निंग को बढ़ावा देती हैं। अर्ज टू नो एंड डिस्कवर, ये जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर एक तरह से सही है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये भी आपका एक तरह से हिंडर का काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल करिकुलम। रिजिड मीन्स होता है फिक्स्ड, तो क्या एक तरह से आपकी जो लर्निंग है क्या वो फिक्स्ड, आई मीन रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल होनी चाहिए? नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह से बच्चों की लर्निंग में बाधा का काम करता है, रुकावट का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। बीइंग cognizant of one's own cognitive processes is referred to as, ये यहाँ पर एक तरह से डेफिनीशन क्वेश्चन है एंड अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी डेफिनीशन क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, कौन से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट डेफिनीशन बेस्ड है, उनको आपको बिल्कुल रट लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। सो बीइंग cognizant of one's own cognitive process referred to as, option number C, metacognition. This is the definition of metacognition. Option number C is the correct answer. Now come to question number 151. Early childhood is which period of or what period of emotional development? Early childhood जो होता है बचपन, बच्चों का क्या, बचपन, जब वो अपने चाइल्डहुड के अर्ली स्टेज में होते हैं वो। ओके, सो अर्ली चाइल्डहुड इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। उनकी इमोशनल डेवलपमेंट का ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है अर्ली चाइल्डहुड। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 152। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता, बढ़ावा नहीं देता है? तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग 4 स्टेटमेंट हमको गिवन है, देख लेते हैं कौन सा गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट, ये तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये करेक्ट है। हमको पूछा है नॉट करेक्ट, ओके, तो डेवलपमेंट के हिसाब से ये सही बात है। सेकेंड है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ये भी एक तरह से सही बात है और हमको नॉट पूछा है, गलत हो जाएगा ये।
बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि नॉट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये नॉट के जो क्वेश्चंस है ना, नॉट के, नो के, नीदर नॉर के, इस तरह के क्वेश्चन हमसे बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली। ये ऑप्शन भी डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है एक तरह से, डेवलपमेंट के लिए सही बात है ये, तो ये भी नॉट करेक्ट में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी है डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड ओनली बाय हेरिडिटी फैक्टर। 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा आंसर है जो हेरिडिटी फैक्टर में इंक्लूड है। ओके, हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? हेरिडिटी इज अ प्रोसेस जिसमें फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती हैं। आई मीन पेरेंट टू चाइल्ड। ओके, हेरिडिटी मीन्स फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी फैक्टर यहाँ पर क्या है? कलर ऑफ आईज। कलर ऑफ आईज इज योर हेरिडिटी फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक थ्रू ऑपरेशंस लॉजिकली इन वन डायरेक्शन? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजेट ने कौन सी थ्योरी दी है? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दिस इज द थ्योरी ऑफ जीन पियाजेट। इन दिस थ्योरी देर आर 4 stages. Okay, this theory is divided into 4 stages, which is your sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage and formal operational stage. और ये चारों स्टेज जो हैं ये डिफरेंट एज ग्रुप में डिवाइडेड हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? 0 to 2 years एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर आते हैं। प्री ऑपरेशनल में है 2 to 7 years, कंक्रीट ऑपरेशनल में है 7 से 11 years, और यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशन में 12+ ईयर के बच्चे आते हैं इस स्टेज में। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, जीन पियाजेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी स्टेज है विच डू चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक थ्रू ऑपरेशंस लॉजिकली इन वन डायरेक्शन? ऐसी कौन सी स्टेज है या ऐसे कौन से एज ग्रुप के बच्चे हैं जो लॉजिकली थिंक कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में लॉजिकली सोच सकते हैं और उसका आंसर वो वन डायरेक्शन में, आई मीन एक लॉजिकल वे में उसका आंसर दे सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का? तो वो स्टेज है आपकी ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, विच इज 7 to 11 years एज ग्रुप वाले बच्चे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 155। एज पर जीन पियाजेट्स थ्योरी, कौन सी थ्योरी है? अभी अभी आपको पता चला है कि कौन सी थ्योरी है इनकी, यहाँ पर किस थ्योरी की बात हो रही है। तो एज पर जीन पियाजेट्स थ्योरी द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन टू द एनवायरमेंट इनकॉर्पोरेट्स। ओके, यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। As per Jean Piaget's theory, the process of adaptation to the environment incorporates both assimilation and accommodation. Assimilation means understanding. Assimilation means understanding, and accommodation means somewhere to live or stay. Okay, somewhere to live or stay. Okay, so both assimilation and accommodation, option number C is the right answer. Now moving forward to next question, question number 156. The importance of culture as the main determinant of cognitive development and learning is reflected in the theory of. क्या बात कही गई है यहाँ पर? Importance of culture. Importance of culture as the main determinant of cognitive development
एंड लर्निंग इज रिफ्लेक्टेड इन द थ्योरी। कौन सी थ्योरी में ये बात कही गई है? जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, लॉरेंस कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में, लेव वाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी में, या फिर इरिक इरिक्शंस की साइकोसोशियल थ्योरी में। तो भाई यहाँ पर क्या है? सोशियो कल्चर। ये देखिए, डॉट्स को रिलेट कीजिए, डॉट्स को मैच कीजिए यहाँ पर परफेक्टली, और आपको कीवर्ड्स पकड़ते हुए चलना है। अगर आप कीवर्ड्स पकड़ते हुए चलेंगे राइट आंसर तक आप जरूर पहुंचेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज रिफ्लेक्टेड इन द थ्योरी ऑफ लेव वाइगॉट्स्की सोशियल कल्चरल थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157 इज Lev Vygotsky gave significant importance to dash in the process of cognitive development. लेव वाइगॉट्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रोसेस में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है? यहाँ पर सोशल इंटरैक्शन को, रोट मेमोराइजेशन को, डिलेड इमिटेशन को, बायोलॉजिकल मैचुरेशन को। सो लेव वाइगॉट्स्की ने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है अपनी थ्योरी में? यह है आपका सोशियल इंटरैक्शन थ्योरी। लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी यहाँ पर क्या है? लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी, यहाँ पर सोशल इंटरैक्शन इज द करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 158। बिहेविंग पर्टिकुलरली एंड intentionally in ways that impress the parents and teachers is a characteristic of which stage in Lawrence Kohlberg's theory of moral reasoning? सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट या फिर थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। क्या बोलते हैं इसको? मोरल डेवलपमेंट या फिर मोरल रीजनिंग, ये है इनकी थ्योरी का नाम। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि बच्चे इंटेंशनली अगर अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस कर रहे हैं या अपने टीचर को इम्प्रेस कर रहे हैं अपनी गुडविल से, ठीक है, अपनी अच्छी आदतों से, अपनी अच्छी बातों से, अगर पेरेंट्स और टीचर को बच्चे इम्प्रेस कर पा रहे हैं तो वो एक तरह से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है ये? लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी की किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है ये? सो ऑप्शन नंबर बी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ओके, सो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होगा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होगा नहीं, पनिशमेंट यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, सोशल नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 159। अ क्लासरूम बेस्ड ऑन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच शुड। एक क्लासरूम किस चीज, कौन से अप्रोच पे बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बेस्ड है। तो वहाँ पर कैसा होना चाहिए, वो क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? ठीक है, हैव हाई टीचर स्टूडेंट रेशियो, बी रिसोर्सफुल एंड प्रिंट रिच, प्रमोट कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स, या फिर रेस्ट्रिक्ट डिस्कशंस एंड डिबेट्स एमंग स्टूडेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कैसा होना चाहिए? बी, रिसोर्सफुल एंड प्रिंट रिच। ओके, ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पर होना चाहिए। स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट रेशियो को हम बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पर कंपटीशन को प्रमोट नहीं करेंगे बच्चों के अंदर, और डिस्कशन और डिबेट को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी, रिसोर्सफुल एंड प्रिंट रिच एनवायरमेंट या फिर अप्रोच। ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 160। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाई। बच्चे किन चीज़ों से बहुत अच्छा सीख सकते हैं, बहुत सही वे में सीख सकते हैं? गाइडेड डिस्कवरी। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाई गाइडेड डिस्कवरी। ड्रिल एंड प्रैक्टिस यहाँ पर होगा नहीं, पैसिव इमिटेशन यहाँ पर होगा नहीं, पैसिव होता नहीं है। रोट मेमोराइजेशन मीन्स होता है रट्टा मारना, किसी भी चीज़ को रट लेना, वो भी यहाँ पर होगा नहीं। तो चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाई गाइडेड डिस्कवरी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू कंसीडर सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हमारी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ चल रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है जहाँ पर आपको रिपीटेड PYQs ही मिलेंगे। मोस्टली मैंने यहाँ पर CTET के क्वेश्चन रखे हैं एंड स्टेट TET एग्ज़ाम्स के यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं मैंने आपके लिए।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आपके अपकमिंग सीटेट एंड स्टेट टेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ उनके जो ऑप्शन है वो भी डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपकी नॉलेज भी बिल्ड होगी एक तरह से। ओके, जुड़े रहिए चैनल में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।